नजदीकी भविष्य में 8 गेमर्स को रहस्यमयी संदेश मिलते हैं जो उन्हें द कॉल अप नामक एक नए गेम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें $1,00,000 का इनाम देने का वादा किया गया है। वे शहर में एक शानदार इमारत के 25वें माले पर जाते हैं और जब सभी पहुंच जाते हैं तो एक रोबोटिक आवाज उन्हें टैबलेट पर साइन इन करने के लिए कहती है। फिर उन्हें अपने सभी कपड़े और निजी सामान लॉकर में रखने और प्रदान किए गए मोशन कैप्चर सूट पहनने के लिए कहा जाता है। कपड़े बदलते समय एडम को तंग सूट के लिए बहुत बड़ा होने के कारण मजाक का सामना करना पड़ता है। कार्ल एक भयानक जले हुए निशान को दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वह पहले सैनिक था। जब सभी तैयार हो जाते हैं तो वे एक स्कैनर वाले कमरे में जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपने यूजर नेम बोलने के लिए कहती है। फिर वे अपना नया उपकरण ले सकते हैं। यह एक उन्नत गियर सूट है जिसमें एक VR हेलमेट है जो उनकी रीढ़ से जुड़ता है ताकि पूर्ण डूबने का अनुभव हो, जिसे एडम ने सोचा था कि केवल अभिजात वर्ग के लिए उपलब्ध है। सभी जल्दी से अपने गियर पहन लेते हैं सिवाय जाहिद के, जो एक बोस्नियाई मुस्लिम है और जिसने मजाक में आतंकवादी यूजर नेम चुना था, यह नहीं जानते हुए कि यह सूट पर सभी को दिखेगा। वह इस तरह खेलना नहीं चाहता और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और मदद के लिए पुकारने पर कोई नहीं आता। अन्य गेमर्स उसे समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जाहिद खेलने के लिए सहमत हो जाता है। आवाज प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत की घोषणा करती है और सभी अपने हेलमेट बंद करते हैं ताकि सिमुलेशन शुरू हो। कमरा एक अत्यंत यथार्थवादी सर्वनाश के बाद के विश्व में बदल जाता है। उनके सूट सैन्य वर्दी में बदल जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। हालांकि यह वास्तविक लगता है। उनके हाथ सिमुलेशन में मौजूद वस्तुओं के आर पार चले जाते हैं। तभी एक सार्जेंट प्रकट होता है और उन्हें नए सैनिकों की तरह व्यवहार करने लगता है। वे उसे भी छू नहीं सकते और अपने हेलमेट उठाकर देखते हैं कि वह कमरे में नहीं है। वह सिर्फ एक बहुत यथार्थवादी NPC है। समूह सार्जेंट के पीछे एक और कमरे में जाता है जहां उन्हें हथियार मिलते हैं जो वास्तविक जीवन में सिर्फ प्रॉप्स हैं। सार्जेंट उन्हें कुछ बोतलों पर अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए कहता है और खिलाड़ी यथार्थवादी रिकॉइल से प्रभावित होते हैं। कुछ देर अभ्यास करने के बाद सार्जेंट 2 खिलाड़ियों को गोली मार देता है जिससे उनकी वेस्ट गायब हो जाती है। चूंकि यह केवल एक ट्यूटोरियल है, उन्हें तुरंत उनकी वेस्ट वापस मिल जाती है क्योंकि सार्जेंट समझाता है कि एक बार गोली लगने से उनकी सुरक्षा खत्म हो जाती है और वे असुरक्षित हो जाते हैं। अगर वेस्ट खोने के बाद उन्हें चोट लगती है तो वे एक विशेष सीरम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को केवल एक ही मिलता है। यह इमारत खतरनाक आतंकवादियों से घिरी हुई है, इसलिए समूह का पहला मिशन उन्हें खत्म करना और जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है। जो लोग सफल होंगे उन्हें वास्तविक जीवन में नकद पुरस्कार मिलेगा। सार्जेंट के गायब होने के बाद आंद्रे अपने अनुभव के कारण समूह का नेतृत्व करने का फैसला करता है और उन्हें चुपके से रहने के टिप्स देता है। वे अलग अलग कमरों की तलाशी लेते हैं जब तक कि एक गलियारे में एक दुश्मन प्रकट नहीं होता और गोलीबारी शुरू नहीं करता। समूह का अधिकांश हिस्सा छिप जाता है, लेकिन आंद्रे तेजी से आगे बढ़ता है और उस आदमी को मार देता है। जब आवाज घोषणा करती है कि उन्होंने 25वां स्तर पूरा कर लिया है और सभी अंक आंद्रे के लिए हैं, वे शरीर को छूते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह भी एक NPC है। जब वे सीढ़ियों से जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्तर पूरा किए बिना निकलने की कोशिश करने पर एक तंत्र उन्हें बिजली का झटका देगा। समूह 24 स्तर पर प्रवेश करता है और अधिक उन्नत हथियार पाता है, इसलिए आंद्रे उन्हें उनका उपयोग करना सिखाता है। वे मुख्य कमरे में जाते हैं और मार्को पहले दिखने वाले दुश्मन को मार देता है। आत्मविश्वास हासिल करते हुए अधिकांश खिलाड़ी इधर उधर दौड़ने लगते हैं और कवर के लिए बेतरतीब वस्तुओं का उपयोग करते हुए सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। एडम अपनी सभी गोलियां बर्बाद कर देता है बिना एक भी निशाना लगाए, इसलिए आंद्रे बीच में आकर उस आदमी को गोली मार देता है और बदले में उसे गोली लगती है जिससे उसकी वेस्ट खत्म हो जाती है। इस बीच टेलर को दहशत का दौरा पड़ रहा है। पता चलता है कि उसकी एक दोस्त को निमंत्रण मिला था और वह उसकी जगह आई थी, लेकिन वह गेम की यथार्थवादिता को संभाल नहीं पा रही। शैली उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वह भी किसी को गोली नहीं मार पाती। लड़कियों की ओर बढ़ रहे आतंकवादी को कार्ल मार देता है, जिसे फिर गोली लगती है और उसकी वेस्ट भी खत्म हो जाती है। कार्ल आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन फिर से उसे गोली मार देता है, इसीलिए शैली दौड़कर उस आदमी को मार देती है। कार्ल और शैली दोनों अपने हेलमेट खोलते हैं और वास्तविक जीवन में भी कार्ल को असहनीय दर्द महसूस होता है। वे गेम में वापस लौटते हैं और आंद्रे कार्ल को तुरंत ठीक करने के लिए सीरम इंजेक्शन देता है। आघातग्रस्त कार्ल फिर से अपना हेलमेट खोलता है और वास्तविक जीवन में उल्टी करता है और कहता है कि यह कोई गेम नहीं हो सकता। इसके बाद पूरा समूह अपने हेलमेट खोलकर ब्रेक लेता है।
जब एडम नए हथियार ढूंढता है, कार्ल बताता है कि उसे वास्तविक झटके महसूस हुए और वह अनुमान लगाता है कि यह कोई रियलिटी टीवी शो होगा। जाहिद घबरा जाता है और अपने सूट को उतारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, इसलिए मार्को सोचता है कि यह एक टेस्ट है। फिर जाहिद बताता है कि यह सेना का कोई प्रयोग हो सकता है और मार्को सहमत होता है, यह कहते हुए कि आंद्रे उनका अंदर का आदमी होगा। एक बहस शुरू हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, इसलिए आंद्रे शांत होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। खिलाड़ी नहीं जानते कि गेम अभी भी चल रहा है और जिन आतंकवादियों को उन्होंने मारा था वे पुनर्जनन कर चुके हैं। उनमें से एक आंद्रे को बाथरूम में घेर लेता है और वह केवल अपना हेलमेट बंद करने में कामयाब होता है, इससे पहले कि उसे गोली मार दी जाए। वह खुद को ठीक करना चाहता है लेकिन उसने पहले ही कार्ल पर सीरम का उपयोग कर लिया है। बाकी लोग शोर सुनते हैं और अपने हेलमेट बंद करते हैं। केवल एडवर्ड को तुरंत गोली मार दी जाती है। समूह छिपने के लिए दौड़ता है और टेलर सीढ़ियों से जाने की कोशिश करती है लेकिन स्तर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह रुक जाती है। जल्द ही आतंकवादी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और टीम अपनी पूरी कोशिश से बचाव करती है। एडवर्ड खुद को सीरम से ठीक करता है जबकि आंद्रे खून बहता हुआ गलियारों में घसीटता है। जब एडम एक ग्रेनेड फेंकता है वह बाकी सभी दुश्मनों को मार देता है और स्तर खत्म हो जाता है, जिसमें एडम को हाई स्कोर मिलता है। गोलियों की आवाज बंद होने के बाद टीम आंद्रे की मदद की पुकार सुन पाती है। तभी आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर की आवाज सुनता है, इससे पहले कि उसका दिमाग बिजली के झटके से प्रभावित हो, जिससे वह कई मिनट तक तड़पता है। जब तक बाकी लोग उसे ढूंढते हैं, आंद्रे पहले ही मर चुका होता है। शेली सीपीआर करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आवाज अगले स्तर पर जाने की घोषणा करती है लेकिन समूह अब और खेलना नहीं चाहता। वे जमीन पर कुछ खून देखते हैं और महसूस करते हैं कि हेलमेट ने आंद्रे को मारा, इसीलिए वे अपने हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन यह असंभव है। जाहिद घबरा जाता है और एक आग बुझाने वाला यंत्र लेता है और टेस्ट के लिए मदद मांगता है। कार्ल स्वयं सेवक बनता है और जाहिद को कुछ बार बुझाने वाले यंत्र से मारता है लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं निकलता। तभी उन्हें सार्जेंट गेम में बुलाता है जो कार्ल के आर पार चलता है और नियम तोड़ने की सजा के लिए जाहिद को कुछ बार लात मारता है। चूंकि सार्जेंट उन्हें खेल न खेलने की सजा की चेतावनी देता है, समूह के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वे कई स्तरों से बिना ज्यादा परेशानी के गुजरते हैं। हालांकि प्रत्येक मरले पर उन्हें नए हथियारों का उपयोग सीखना पड़ता है और नए गेम मैकेनिक्स से निपटना पड़ता है। गैस रिसाव वाले कमरे में वे आग वाले हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते और इसके बजाय उन्हें चाकू लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसी को आमने सामने मारना टेलर की चिंता को और बढ़ा देता है और शेली उसे वादा करती है कि वह उसे वहां से निकालेगी। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, टीम के अधिकांश लोग अपनी वेस्ट खो देते हैं। एक गंभीर गोलीबारी के दौरान कार्ल और एडम दोनों को गोली लगती है, इसीलिए शेली और मार्को उनकी सीरम से मदद करते हैं। कुछ घंटों बाद समूह ब्रेक लेता है और पता चलता है कि वास्तविक जीवन में रात हो चुकी है। गेम से थक चुके वे विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके खिड़कियों को तोड़ना शुरू करते हैं और जाहिद एक गाड़ी का उपयोग करके कांच को तोड़ देता है। तभी सार्जेंट फिर से प्रकट होता है और जाहिद को पहले से कहीं ज्यादा ताकत से मारना शुरू करता है। जाहिद सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है लेकिन सार्जेंट उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और गिरने से जाहिद की टांग टूट जाती है। जाने से पहले सार्जेंट घोषणा करता है कि अगला व्यक्ति जो भागने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। टीम जाहिद को बचाती है और नोटिस करती है कि वह घाव वास्तविक जीवन में है लेकिन गेम में नहीं, इसलिए वे सीरम का उपयोग नहीं कर सकते। कंप्यूटर की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए जाहिद उनसे उसे छिपाने और बिना उसके चले जाने के लिए कहता है। समूह उसे कुछ फर्नीचर के पीछे छिपा देता है और उनके जाने के कुछ मिनट बाद जाहिद खून की कमी से मर जाता है। अगले स्तर पर मार्को दूसरों के साथ नए हथियारों को लेकर बहस करता है और यह विचलन एक छिपे हुए दुश्मन को मार्को को पीछे से गोली मारने का मौका देता है। जब टीम जवाबी गोलीबारी करती है, टेलर एक बाथरूम स्टॉल में छिपने के लिए दौड़ती है। बहुत सारी गोलीबारी के बाद एक ग्रेनेड फिर से लड़ाई खत्म करता है और शेली मार्को को सीरम से मदद करती है। टीम को पता चलता है कि टेलर गायब है और उसे ढूंढने जाती है। बाथरूम में एक आतंकवादी प्रकट होता है और एक एक करके स्टॉल की जांच शुरू करता है। शेली उसे सुन लेती है, इसीलिए वह दरवाजा तोड़कर पहले उस आदमी को चाकू मार देती है। स्तर खत्म हो जाता है और एडवर्ड को हाई स्कोर मिलता है, जिससे वह बोर्ड पर पहले स्थान पर आ जाता है। ब्रेक लेते समय टीम अपनी जिंदगियों के बारे में चर्चा करती है और महसूस करती है कि उनमें से किसी का भी परिवार नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि कोई उनकी तलाश नहीं करेगा। इस तरह वे मर सकते हैं और कंपनी को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। समूह अगले स्तर पर जाता है और सार्जेंट को एक बंधक को पीटते हुए पाता है।
वह बताता है कि बेसमेंट में एक बम है जो अगर जल्दी नहीं रोका गया तो इमारत को उड़ा देगा और उन सभी को मार देगा। बम को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका बंधक से कोड लेना है। चूंकि वह आदमी वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा है, एडवर्ड बिना दया के उसे बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। अपनी जान की भीख मांगने के बावजूद आतंकवादी एक शब्द कहता है और एडम उसे कंप्यूटर पर लिखता है। हालांकि ये वास्तव में बम को सक्रिय कर देता है और अब उनके पास इसे मैनुअल रूप से बंद करने के लिए केवल 30 मिनट बचे हैं। जब सार्जेंट चला जाता है, बंधक उन पर हंसता है और टेलर उसे मार देती है। गुस्साए मार्को इसके लिए एडम को दोषी ठहराता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट पर उसका हाथ चोटिल हो जाता है, इसलिए वह उसे खोलकर उसके असली चेहरे पर मुक्का मारता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे भी चोट लगती है। तभी सार्जेंट की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई देती है कि वह लिफ्ट का दरवाजा खुला रख रहा है। टीम जल्दी से अंदर जाने के लिए दौड़ती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजे पूरी तरह नहीं खुलते, इसलिए मार्को खींचकर सभी के लिए निकलने की जगह बनाता है। हालांकि जब एडम निकलने की कोशिश करता है, मार्को सजा के तौर पर उसे रोक देता है और दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरे माले पर ले जाती है और उनके बाहर निकलने के बाद बंद हो जाती है। दोनों खिड़की के बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर देखते हैं, फिर स्तर के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मार्को एडम को पहले जाने के लिए मजबूर करता है और एडम एक आतंकवादी को मारने में कामयाब होता है, लेकिन उसकी गोली भी खत्म हो जाती है। इससे मार्को को एडम को ढाल के रूप में आगे धकेलने से नहीं रोकता। इससे मार्को को भागकर छिपने का मौका मिलता है, जबकि एडम को गोली लगती है और कुछ ही सेकंड में वह मर जाता है। केवल 15 मिनट बचे होने पर मार्को टूट जाता है, लेकिन जब आवाज घोषणा करती है कि यह स्तर खत्म हो गया है, तो वह आगे बढ़ने में संकोच नहीं करता। इस बीच चौथे माले पर बाकी टीम कुछ हथियार ढूंढती है और क्षेत्र की तलाशी शुरू करती है। अचानक एक आतंकवादी धुआं ग्रेनेड फेंकता है और कार्ल को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि उसे दहशत का दौरा पड़ता है। शैली उसकी जांच के लिए दौड़ती है और कार्ल बताता है कि उसने अपनी कैलाश को चाहने की बाल करता है। प्रेमिका को उस आग में खो दिया जिसने उसे वह निशान दिया। वह खुद को उसे बचाने में नाकाम रहने का दोषी मानता है और अब धुआं उसके लिए एक ट्रिगर है। कुछ शब्दों के साथ शैली उसे शांत करती है और आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। टीम विभिन्न स्तरों से गुजरती रहती है और लगभग गोली खत्म होने के साथ पहले माले पर पहुंचती है। जब बाकी लोग आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं, टेलर क्षेत्र की तलाशी लेती है और कुछ सीरम ढूंढती है। अचानक मार्को उसके पीछे प्रकट होता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर मना कर देती है, इसलिए मार्को उसे गोली मारकर मार देता है। जब कार्ल टेलर को ढूंढने आता है, मार्को दिखावा करता है कि उस पर हमला हो रहा है और उसे नजरअंदाज करता है। कार्ल को टेलर का शव मिलता है और घबराने के बाद वह देखता है कि उसने अपने खून से मार्को का यूजर नेम लिखा है। गुस्साए कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और वास्तविक जीवन में मार्को पर हमला करता है। कुछ लाते मारने के बाद उसका गला दबाने की कोशिश करता है। हालांकि मार्को कार्ल को दीवार से धक्का देता है और उसे नीचे गिराकर मारता है जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते। कार्ल जवाबी हमला करता है और मार्को को आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है, लेकिन मार्को उससे लात मारकर हटा देता है। जब मार्को कार्ल को गोली मारने के लिए तैयार होता है, तभी सार्जेंट प्रकट होता है और उसे मारना शुरू करता है। कुछ मुक्कों के बाद सार्जेंट मार्को को गले से पकड़ता है और उसका गला दबाकर मार देता है। शवों को ढूंढने के बाद बचे हुए 3 खिलाड़ी केवल 7 मिनट बचे होने के साथ नीचे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं, आवाज कहती है कि यह अंतिम स्तर है। तीनों नए हथियार लेते हैं और माले की तलाशी शुरू करते हैं, रास्ते में मिलने वाले आतंकवादियों को मारते हुए। जब भी कोई मौका मिलता है, वे बम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन आते रहते हैं। कार्ल एक ग्रेनेड फेंकता है और लड़ाई खत्म करता है, जिससे अब वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एक आश्चर्यजनक आतंकवादी एक वैन में प्रकट होता है और कार्ल को जल्दी से गोली मार देता है, जबकि शेली और एडवर्ड छिपने के लिए दौड़ते हैं। जब कार्ल अपने सीरम इंजेक्शन की तलाश करता है, शेली सुनती है कि केवल 2 मिनट बचे हैं और बम की ओर दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। कार्ल को फिर से गोली लगती है जब वह उसके पास जाता है और वह उसे अपने बदले ठीक करता है। वह उसे जीतने के लिए कहता है और उसके बगल में मर जाता है। इसके बाद एडवर्ड एक बजूका का उपयोग करके आखिरी दुश्मन को मारता है और उसे बदल में गोली लगती है। केवल 1 सेकंड बचे होने पर बम को रोक देता है। इसके बाद सार्जेंट जीत की बधाई देने के लिए प्रकट होता है। एडवर्ड सार्जेंट के भाषण को दोहराना शुरू करता है, यह खुलासा करते हुए कि वह शुरू से कंपनी का अंदर का आदमी था। सिमुलेशन खत्म हो जाता है और काले कपड़ों में कुछ लोग शेली को सुलाने के लिए आते हैं, इससे पहले कि वे इमारत की सफाई शुरू करें और शवों को हटाएं। गेम सर्वर खिलाड़ियों की सभी जानकारी मिटा देता है और शटडाउन अनुक्रम शुरू करता है। सुबह में शेली अपने सामान्य कपड़ों में जागती है और एडवर्ड को एक सूट में पाती है जो चालक दल की मदद कर रहा है। वह उसे नकद पुरस्कार का बैग देता है और जब वह पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो वह कहता है कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा।
जब एक आदमी उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करता है। शैली जवाबी हमला करती है और उसे ही इंजेक्शन दे देती है। फिर वह उसकी बंदूक चुरा लेती है और पार्किंग लॉट की सभी लाइट्स को गोली मार देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, लेकिन गेम में मिले अनुभव के बाद शैली आसानी से उन सभी को मार देती है। जब शैली बाहर आती है, एडवर्ड अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे बिना दया के मार देती है। फिर वह पैसे लिए बिना इमारत से चली जाती है।